प्रिय बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2, जिसमें हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। चलिए इसको हम समझते हैं। देखिए, कहता है कि लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उसके कल्याण के लिए कार्य करे। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। लोगों की यह अपेक्षा होती है कि सरकार हमें ये सारी चीज़ें दें, जैसे शिक्षा दे, स्वास्थ्य दे, रोजगार प्रदान करे, है ना, हमारे घर का निर्माण करवा दे, सड़कों का विकास करे, बिजली दे। तो ये सभी हमें जो है अपेक्षा रहती है सरकार से। ठीक है, इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जानेंगे। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है। हम उसके बारे में समझेंगे कि सरकार स्वास्थ्य के बारे में क्या सोचती है। ठीक है, और आपके विचार इस पर क्या है उसे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, देखिए हम आगे समझते हैं। जैसे आप यहाँ पे कुछ तस्वीरें को देख सकते हैं कि किस तरीके से है जो यहाँ पे लोगों की हालत है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप देख रहे हैं। अब समझते हैं कि स्वास्थ्य है क्या। ठीक है, तो देखिए स्वास्थ्य कहता है कि स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। मतलब स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है, तो हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। मतलब हमें कोई बीमारी ना हो, कोई चोट ना हो, तो हम क्या हैं, स्वस्थ हैं। लेकिन क्या है, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं होता है कि सिर्फ बीमारी है तभी हम, बीमारी नहीं है तभी हम स्वस्थ हैं। आपने उपयुक्त को जो है ऊपर कोलाज में से केवल कुछ स्थिति को ही स्वास्थ्य को जोड़कर देखा है। ठीक है, आगे कहते हैं कि हम ध्यान नहीं देते कि उपर्युक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए कुछ उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, मतलब हमें उन कारणों का भी जानना जरूरी है जो हमें बीमार करते हैं, है ना, जो हमें हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो पीने के लिए स्वच्छ पानी। ठीक है, अगर आप स्वच्छ पानी नहीं पीते हो तो आप बीमार पड़ जाते हो। ठीक है, प्रदूषण मुक्त वातावरण, है ना, अगर आपको अच्छा वातावरण नहीं मिले, शुद्ध वातावरण नहीं मिले, बहुत सारे गैस, जैसे आज हमारे पास जो है दुनिया में लगभग, जैसे आप अगर दिल्ली की बात करें तो कितना ज़्यादा प्रदूषण फैला हुआ है ना। तो क्या है कि अगर आप प्रदूषण गंदी है तो हम बीमार होंगे। ठीक है, तो ये सामान्यतः स्वास्थ्य रहेंगे। मतलब अगर आपके पास, ये कहने का मतलब है कि आपको पानी पीने के लिए स्वच्छ है, आपके पास प्रदूषण सही है, तो आप सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। अगर ये गलत सही नहीं है तो आप बीमार रहेंगे। वहीं दूसरी ओर कहता है कि यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े, तब भी क्या है कि वो बीमार पड़ सकते हैं, है ना। तो उनके बीमार पड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। तो अगर मतलब सिर्फ यही नहीं है स्वास्थ्य है कि आपको हम खाना मतलब बहुत ये आपको कुछ करे नहीं, बहुत सारा खाना पीना दे दे, है ना, तो आप स्वस्थ रहेंगे नहीं। अगर आप घुटन भरी अवस्था में भी रहते हैं तो आप बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, अगर आपको भरपूर भोजन नहीं दिया तब भी आप बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे बातें बताई गई है। आगे कहते हैं कि हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से करें और ऊंचे मनोबल के साथ करें। कोई भी कार्य करना अगर है तो आप एकदम फुर्ती से करें, एकदम मन से, एकदम, है ना, एकदम हमेशा खुश रहें, है ना। सुस्त और आक्रामक रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वास्थ्य जीवन के लक्षण नहीं है। ठीक है, अगर आप डरे सहमे रहते हैं, आप हमेशा चिंता में, परेशानी में, हमेशा टेंशन में रहते हैं, तो आप स्वस्थ नहीं हैं, है ना। इस सभी आदत आप सुधारिए और स्वस्थ रहिए, है ना। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। तो सिर्फ ये नहीं कि हम बीमार नहीं हैं, हमारा कोई कटे हुए भाग नहीं है, या हम मतलब हमारा जो जो कोई अंग है टूटा हुआ नहीं है, तो हम स्वस्थ हैं नहीं। आप जो है मतलब स्वस्थ रहने का मतलब ये है कि आप चिंता मुक्त रहें, तनाव मुक्त रहें। ठीक है, और हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, तभी आप स्वस्थ माने जाएंगे, वरना आप स्वस्थ नहीं हैं। ठीक है, देखिए तो अब समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कहता है कि भारत में स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो किस प्रकार की है। ठीक है,
तो यहाँ देखते हैं, कहता है कि आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का निरीक्षण करें। यहाँ दी गई तालिका के प्रथम तथा द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों की तुलना हम यहाँ पे करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पहला जो यहाँ पे कॉलम दिया गया है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, यहाँ कहते हैं कि संसार में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय, सोचिए कि संसार भर में भारत में सबसे ज़्यादा चिकित्सा महाविद्यालय है। फिर भी सोचिए कि यहाँ लोग इतना बीमार होते हैं और जो है बीमारी से लोग परेशान रहते हैं, उनको इलाज नहीं मिल पाता है। और कहते हैं यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। सोच सकते हैं आप कि जिस देश में सबसे ज़्यादा महाविद्यालय है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे डॉक्टर तैयार किए जाते हैं, फिर भी यहाँ पे स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। ठीक है, आगे कहते हैं कि हर साल 30,000 से अधिक डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। सोचिए कि इतने सारे डॉक्टर जो हैं हर साल योग्यता जो है डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं। ठीक है, मतलब ये सोचने का एक बात है कि इतने सारे डॉक्टर तैयार किए जा रहे हैं, पर क्या हो रहा है देश में? हमारे जो सिस्टम है वो फिर भी क्यों नहीं सुधर रहा है? तो आप इस पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे कि ये इसका कारण क्या है। ठीक है, इसका आप ज़रूर उत्तर हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका कारण क्या है। इतने सारे महाविद्यालय है संसार भर में, भारत में ही सबसे ज़्यादा महाविद्यालय, फिर भी इस प्रकार के कंडीशन क्यों है। ठीक है, अब बात करते हैं, कहता है कि पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाएं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। ठीक है, कहता है कि पिछले वर्ष में अब जो है काफ़ी सारा वृद्धि हुआ है। सन 1950 में भारत में केवल 2717 अस्पताल थे। 1991 में 11,174 अस्पताल थे और वहीं सन 2017 में यह बढ़कर जो हो गई है 23,583 हो गई है। तो आज काफ़ी सारे अस्पताल हैं, है ना? फिर भी हमें नहीं लगता है कि हम सभी जो है, हमें जो हमें वो हेल्पफुल चाहिए, जो हमें मदद चाहिए, वो भी सरकार से नहीं मिल रही है। ठीक है, आगे कहते हैं कि भारत में विदेशों से बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। सोचिए कि भारत में विदेश से बहुत बड़ी संख्या में इलाज करवाने के लिए भारत आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में जाते हैं, है ना, आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जाती है। पर ऐसे अस्पतालों में वो जाते हैं जहाँ पे मतलब वो अच्छे अस्पतालों के रूप में जाने जाते हैं, वहीं पे जाते हैं। कहते हैं कि भारत विश्व का दवाई निर्माण करने वाला तीसरा बड़ा देश है। बताइए कि भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो दवाई है निर्मित करने वाला सबसे बड़ा देश है, तीसरा नंबर पे आता है। और यहाँ भारी मात्रा में दवाइयाँ जो है निर्यात किया जाता है, भेजा जाता है, बेचा जाता है दवाइयों को। फिर भी हम जो है काफ़ी पीछे हैं स्वास्थ्य सेवाएं में। अब हम दूसरे कॉलम में समझते हैं, इसमें कहता है कि भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ये तो मुझे पता है ना, आप सभी को पता है कि भारत के जो अधिकांश डॉक्टर हैं शहरी क्षेत्रों में हैं, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा हैं, लोग ज़्यादा हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुँचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीणों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या कम होती है। हालांकि गाँव में ऐसी सुविधाएं नहीं है, वहाँ पे लोग कम हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर भी कम हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के जनसंख्या के मुताबिक जो है मुकाबले जो है डॉक्टर की संख्या वहाँ पे मौजूद है। कहता है भारत में करीब 5 लाख लोग प्रति वर्ष तपेदिक यानी तपेदिक रोग, जिसको हम टीबी कहते हैं, 5 लाख लोग जो होते हैं टीबी से मर जाते हैं। सोचिए प्यारे साथियों कि भारत में जो है इलाज के कारण जो है ये 5 लाख लोग सिर्फ टीबी से, तपेदिक ज्वर से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सोचिए कि अभी तक टीबी के जो मरने वाले की संख्या है अभी तक इसी प्रकार से है, इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। और हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामले रिपोर्ट किए जाते हैं। मलेरिया किससे होता है ना? तो आप इसको कमेंट करके जरूर बताइए, पर मैं आपको यहाँ पे फ्री बता दे रहा हूँ, फिर आप जरूर कमेंट में हमको लिखिएगा। मलेरिया जो होता है मच्छर के काटने से होता है ना, और खास करके गंदगी जहाँ पे होती है उसके कारण ये सभी फैलते हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट के अनुसार मलेरिया से कितने 20 लाख मामले जो है रिपोर्ट होती है और यह संख्या कम नहीं हो रही है। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है और सोचने वाली स्थिति है। ठीक है, कहते कि हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। सरकार को हमें स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है, पर ये हमें स्वच्छ जल नहीं
करा पा रहे उपलब्ध। ठीक है, संचारीय बीमारियां जो है, संचारीय बीमारियां वो होती है जो पानी खराब पानी पीने से होती है। कहते हैं संचारीय बीमारियां पानी के द्वारा एक दूसरे को लगती है और इन बीमारियों में से 21% जल जनित होती है, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। ठीक है, तो संचारीय बीमारी होता है जिसको संचरित कर दिया जाता है, मतलब एक दूसरे से फैल जाती है पानी पीने से या फिर उसके श्वसन से, ये सभी चीज़ें से। ठीक है, तो उसको बोलते हैं। कहते हैं भारत के समस्त बच्चों में से आधे को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। देखिए बता रहा है कि भारत के समस्त बच्चों में से आधे को खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं, पूरा भोजन नहीं मिल पाता, पर्याप्त भोजन उसके पास नहीं है और वे अल्प पोषण के शिकार हो जाते हैं। अल्प पोषण के शिकार जो है आधे बच्चे हो जाते हैं भारत के। सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी स्थिति यहाँ पे है। ठीक है, आप मुझे इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये यहाँ तक आपको समझ में आया और नहीं आया। ठीक है, जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके आप उत्तर ज़रूर हमें देते जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे बातों को मानेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे कहता है कि बीमारियों से बचाव और उसके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक। ठीक है, ये सभी हमें जो है बीमारियों से बचने के लिए चाहिए ही चाहिए। ये सभी हमें सरकार उपलब्ध कराएगी। स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस सुविधा, ब्लड बैंक, ये सभी सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, ये हमें क्या कहता है कि जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत है, जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके और इलाज कर सके। ठीक है, आगे बात करते हैं तो कहता है कि मरीजों के लिए इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आई होप आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे कहता है कि भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल है। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। सोचिए कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए चलाने के लिए सब कुछ है, अनुभव भी, ज्ञान भी है ना, पर ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र है जिन्हें सरकार चलाती है। ठीक है, कहता है कि सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में और अधिक से चर्चा करेंगे। ठीक है, साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकी और विधियाँ उपलब्ध हुई है। हालांकि देखिए बच्चों, है ना साथियों, जो बात ये है कि सरकार अपने जगह पे काम कर रही है, लोग थोड़ा सुधर जाएं, लोग अपनी जिम्मेदारी लें, तो मुझे लगता है कि ये सभी जो है स्थिति जो मेडिकल की है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो सबको अपने अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। ठीक है, आगे कहता है कि फिर भी दूसरा स्तंभ दिखता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है ना। एक तरफ लगता है कि सब ठीक है, पर दूसरी तरफ अगर देखें तो अगर सरकारी अस्पतालों में जाएंगे तो आपको स्थिति समझ में आ जाएगी कि किस प्रकार से स्थिति है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। ठीक है, यह विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है ना। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। हम इस अध्याय में कुछ कारणों को भी जानेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ बताया कि भारत में प्रायः यह कहा जाता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं, क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं हैं। ठीक है, कहता है इस पृष्ठ संख्या 14 पर दिखाए गए बाएं हाथ के स्तंभ को पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है, इसे सही मायने में चर्चा कीजिए। इसको आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि इस बात से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक इधर समझ में आ गई होगी, है ना, और इधर कुछ भी नहीं बचा हुआ है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक इलाज का चर्चा किया गया है, एक इलाज का खर्च का चर्चा है कुछ लोगों के बीच में, है ना। इसको हमको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए
अब हम आगे समझते हैं सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है, सार्वजनिक सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती है, इसके बारे में हम समझेंगे कि जो सार्वजनिक सेवाएं होती है और निजी सेवाएं होती है वो है क्या। तो कहता है कि उपर्युक्त कहानी सब समझ चुके होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को दो मोटे भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है बताइए। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहता है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और दूसरा होता है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। दो प्रकार से आप सेवाओं को, स्वास्थ्य सेवाओं को बांट सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं किसको कहते हैं। कहता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पताल की एक श्रृंखला है। ठीक है, जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। किसके द्वारा, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं किसके द्वारा चलाई जाती है, तो सरकार के द्वारा ये चलाई जाती है। ये केंद्र एवं वस अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सुविधाएं प्रदान करती है। ठीक है, ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और ये दोनों शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों जगह इसकी जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं को लोगों के बीच में सुविधाएं प्रदान करने के लिए होती है। इसमें कहता है कि सभी बीमारियों जैसे साधारण से लेकर के विशेष देखभाल की ज़रूरत वाली बीमारियां जो होती है उसका इलाज प्रदान करते करते हैं। और ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है ना। गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहाँ पे छोटी मोटी जो है लोग इलाज करवाते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। जहाँ पे एक जो ग्राम स्वास्थ्य सेवा केंद्र होता है, ठीक है, जो ग्राम सेवा जो केंद्र होता है, ठीक है, यहाँ पे जो होता है एक नर्स और एक स्वास्थ्य सेवक यहाँ पे मौजूद होता है। इन्हें सामान्यतः बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटे मोटे बीमारी जो होते हैं उसके लिए ये होते हैं। ठीक है, और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टरों की देख रेख में कार्य करते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र के जो होते हैं, जो यहाँ पे कर्मचारी होते हैं, सेवक होते हैं, ठीक है, वो किसके अंडर में काम करते हैं, तो ये जो होते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में वो कार्य करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं तो कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा केंद्र कई गाँवों की ज़रूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है। ठीक है, जिला स्तर पे क्या होता है बच्चों, तो जिला स्तर पे जिला अस्पताल होता है। ठीक है, और इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देख रेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं। जैसे एक वह होता है एक एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था, और एक ऐसे भी विशेष सरकारी अस्पताल है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कहानी दिया गया है जो कहता है कि अमन को यहाँ पे दिया गया था, वहाँ पे ले जाया गया था। ठीक है, उसको भी हम देख लेंगे। आगे बात करते हैं तो कहता है कि इन स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। जैसे कहते हैं कि सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। क्या कहता है, एक बार फिर से देखते हैं। कहता है कि सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की वचनबद्धता के, है ना, सरकार जो है वचन दिया है कि मैं आप सभी को सेवा करूंगा। इसके कारण, ठीक है, पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र जो हैं स्थापित किए जाते हैं। बात समझ में आ गई होगी, है ना। कहते हैं कि इन सेवाओं को चलने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। ये यानी हमारे पैसे को हम जो टैक्स देते हैं सभी वस्तुओं पे, उन सभी टैक्सों से ये जो है सरकार स्वास्थ्य केंद्रों को चलाती है ना। और इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए होती है, सार्वजनिक होती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था एक महत्वपूर्ण पहलू है, और यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है। ठीक है, मतलब नहीं के बराबर पैसा यहाँ पे लगता है, कोई भी यहाँ पे शुल्क नहीं देना होता, क्योंकि हमारे टैक्स के वजह से ये सरकार चलाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जिस गरीब लोग भी इलाज इसमें करा पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसे बहुत कम लगते हैं और सभी गरीब के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा होता है, ताकि वो बीमारियों, छोटे मोटी बीमारियों या फिर जो बड़ी बीमारी है उसको यहाँ पे करवा सके। कहते हैं स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं के अन्य महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या हैं,
तो टीबी, मलेरिया, पीलिया ये सभी जो है चिकनगुनिया आदि है, इसको फैलने से रोकना है, ठीक है। इसकी व्यवस्था सरकार के लोगों के सहयोग से करनी होती है, ठीक है। कहते हैं अन्यथा यह असफल हो जाती है, ये सफल नहीं होती, ये हो जाता है असफल। कहता है उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभिनय को सफल बनाने के लिए सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों एवं घर की छतों पर आदि पर एक पानी एकत्र ना होने दें, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों कि सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी ये नहीं है कि मतलब जो है किसी भी रोग जो है, ये सभी रोग जो है इसको हमें होने से रोक सकें, ठीक है। सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम सभी अपने आसपास साफ सुथरा रखें, अपने कूलरों को, घर को, छतों को, वहाँ पे पानी एकत्र नहीं होने दें, है ना। कहता है कि हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है, ठीक है। मतलब सरकार की ये प्राथमिक कर्तव्य है कि हम सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अगर आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ज़रूर एक बार लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। क्योंकि हम बहुत ही इसको आसानी से आपको समझा देंगे और इस सभी प्रश्नों का उत्तर भी करेंगे, है ना। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम देखिए बात करते हैं, सरकार को हर व्यक्ति के बीच अधिकार की रक्षा करनी हो है। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति का इलाज प्रदान नहीं करता है तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी लोगों को क्या करे, वो इलाज दे, है ना। क्योंकि सभी लोगों की व्यक्ति के जीवन की अधिकार की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है। कहता है अदालत ने यह भी कहा है कि सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दें, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो, है ना। अब आकस्मिक कहने का मतलब कि इस वैसा स्थिति जिसमें लोगों की जान जा सके, वैसी स्थिति में भी स्वास्थ्य सेवाएं दें। अस्पताल और उसके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारी को आवश्यक इलाज प्रदान करने की पूरी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे कुछ एक और बच गया था, कुछ पॉइंट यहाँ पे उसको देख लेते हैं। कहता है कि हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए, बताइए। हमें सरकार को टैक्स क्यों देना चाहिए, बताइए। कमेंट करके बताइए कि सरकार को हम टैक्स क्यों देते हैं। तो देखिए कहता है सरकार कर से यानी टैक्स से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया करवाने में करती है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। कहता है प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि कुछ सेवाओं से सभी नागरिक को लाभ होता है, अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इन सभी कार्यों के लिए हमें सरकार को पैसे देते हैं, हम टैक्स देते हैं, ठीक है। कहता है कि करों से कुछ विकासात्मक कार्यक्रम एवं सेवाएं उपलब्ध होती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यवसायिक प्रशिक्षण इत्यादि, जिनसे ज़रूरतमंद नागरिक को लाभ मिलते हैं। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में राहत एवं पुनर्वास के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो ये सभी के लिए हमें जो है टैक्स देना पड़ता है। आगे बात करते हैं तो कहता है कि अंतरिक्ष, परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्रों से संबंधित कार्यक्रमों को भी करों के द्वारा प्राप्त राजस्व से ही चलाया जाता है। जितने भी बड़े काम होते हैं, छोटे काम होते हैं, है ना, यहाँ पे जो हमने बताया शिक्षा, स्वास्थ्य, जितने रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यवसायिक प्रशिक्षण, ये सब हमारे टैक्स के पैसे से किया जाता है। जो पुलिस की पैसे हैं, जो सरकारी काम का जो कर्मचारी हैं, उन सभी का जो पैसा है हमारे टैक्स से ही दिया जाता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब हम यहाँ से आगे समझेंगे निजी स्वास्थ्य सेवाएं, इसको बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती है। आई होप आपको इसके बारे में पहले से भी कुछ न कुछ पता जरूर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ समझते हैं निजी स्वास्थ्य सेवाएं। देखिए कहता है कि हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती है। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाना चलाते हैं, जैसे इसको प्राइवेट बोलते हैं ना, प्राइवेट हॉस्पिटल, तो उसको निजी स्वास्थ्य सेवाएं बोलती है, ठीक है, बोला जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी, जिसको RMP बोलते हैं, है ना। RMP का मतलब क्या होता है मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए, ठीक है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए RMP का मतलब होता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर,
है ना, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं उसको आरएमपी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, प्राइवेट डॉक्टर आपको दिख जाएंगे, है ना, जिसके अपने हॉस्पिटल होते हैं, निजी अस्पताल होते हैं। ठीक है, जिसमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं, मतलब प्राइवेट अस्पताल है, प्राइवेट नर्सिंग होम है, ये सभी हैं। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण करती है, विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि, ये सभी जो है प्राइवेट होती हैं। है ना, ऐसी दुकानें भी है जहां हम दवाइयां खरीद सकते हैं। तो आप प्राइवेट जाकर दुकान पे, आप मेडिकल स्टोर से आप दवाई लेते हैं, तो ये सभी क्या होते हैं, निजी अस्पताल, निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं। ठीक है, चलिए बात में आ गई है। देखिए, कहता है कि एक सरकारी अस्पताल में अपने बीमार बच्चों के साथ एक औरत है। कहता है यूनिसेफ, है ना, यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमणों से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव है। मतलब कहने का मतलब है कि जिसे रोका जा सकता है ना, फिर भी वो हमारी लापरवाही के कारण हम रोक नहीं पाते हैं, और फिर हम बच्चों की जो, मतलब जो बच्चे हैं वो, उनकी जान चले जाती है, हम उन्हें रोक नहीं पाते हैं। तो यूनिसेफ जो है इसके अनुसार कहता है कि 10 लाख ऐसे बच्चे हैं जो संक्रमणों से मर जाते हैं, बीमारियों से मर जाते हैं, जिसे रोका जा सकता है ना, पर हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं हैं, तो हम नहीं रोक पाते हैं और वो बच्चे मर जाते हैं। ठीक है, ये बात कहता है यूनिसेफ की, एक बात कहा जाता यूनिसेफ के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब देखिए समझते हैं, कहता है कि आगे कि जैसा कि इसके नाम से ज्ञात होता है। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया था, यहाँ पे बताया गया था कि जहाँ हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं, यानी निजी अस्पताल की बात कर रहे थे। तो निजी अस्पताल कहने का मतलब कि जैसा कि इसके नाम से ज्ञात होता है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्थायित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, मतलब जो निजी अस्पताल होता है उस पर सरकार का कोई अधिकार नहीं होता है। ठीक है, कोई भी नियंत्रण नहीं होता है सर। अपना जैसे आपका प्राइवेट कोई हॉस्पिटल है, या जैसे आप प्राइवेट आप टीचिंग कर रहे हैं, कोचिंग खोले हुए हैं, तो उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। सरकार का भलो आप टैक्स दे सकते हैं, वो अलग बात है, पर सरकार आपको कोई ये सभी करने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि सभी लोगों को ये अधिकार है ना, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं इसको। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। ठीक है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, आपको तो पता ही है कि यहाँ पे इलाज करवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती है और बड़ी संख्या में है। ठीक है, अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती है, कुछ कंपनियां दवाइयां को बनाने और बेचने में भी लगी है। शहरों के कोने कोने में दवाइयां की दुकानें देखी जा सकती है। आई होप आपको यहाँ तक दोनों बातें समझ में आ गई होगी, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है, बताइए। क्या सभी के लिए ये सभी जो है स्वास्थ्य सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध है आपके पास? कहते हैं कि हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही है परंतु सार्वजनिक नहीं है। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती है, मतलब प्राइवेट जो है सेवाएं, है ना, सर्विस है, वही उपलब्ध हो पाती है। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है और इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। बात सही है, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर जाते हैं तो वहाँ पे पैसे आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे, दवाइयाँ महंगी मिलेगी, है ना, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में असमर्थ होते हैं, और इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है, उनको कर्ज लेना पड़ता है। ठीक है, कहता है कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती है जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके से उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो प्रायः देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सेलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बिना फालतू के आपको वैसे वैसे दवाइयाँ दे देंगे, इंजेक्शन दे देंगे, जो हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है, साधारण से ही वो ठीक हो जाता। पर वो यहाँ पे वो दे देते हैं अपना हिसाब से, वो सिर्फ़ अपने पैसे को बढ़ाने के लिए। इसको समझ सकते हैं, कहता है कि भारतीय आयुर्वेद परिषद का नैतिक संहिता कहता है कि जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधियों को जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए। मतलब जो नॉर्मल, जो सिंपल नाम होते हैं वही नाम लिखने चाहिए, ताकि
कोई भी दवाई कहीं कोई जो दवाई लिखा गया है वो कहीं भी मेडिकल स्टोर से वो ले सके, किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सके। जेनेरिक नाम जो होता है ये मेडिकल के भाषा में होता है, ठीक है। इसलिए बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए लोकल नाम ही लिखें, ठीक है, ताकि वो कहीं भी अपना जो है दवाई ले सके। आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। आगे समझते हैं, कहता है कि तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। सिर्फ और सिर्फ 20% जो है सभी जो है अपना दवाई जो है पूरी तरीके से ले पाते हैं। कहते हैं वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई अनुभव करते हैं। बताइए, सिर्फ गरीब ही नहीं है, जिनके पास पैसे हैं वो भी दवाई के खर्चे उठाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में यह भी पाया गया था कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं उसमें 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए उधार पैसा लेते हैं, अपनी कुछ संपत्ति भी बेच देते हैं। सोचिए कितने प्रतिशत, 40% लोग होते हैं जो भुगतान करने के लिए पैसे, जो मेडिकल के जो दवाई होते हैं उसको खरीदने के लिए लोग उधार पैसे लेते हैं और कुछ संपत्ति भी बेच देते हैं। तो ये काफ़ी स्थिति बहुत बड़ी है, इसलिए आप अपना स्वास्थ्य अच्छे रखें, मस्त रहें, खुश रहें, यही आपके लिए आपका धन है, ठीक है। आगे बात करते हैं तो कहते हैं कि गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। गरीब लोगों के लिए और भी ये मुसीबत का काम है कि अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो काफ़ी ज़्यादा मुसीबत बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि हम इलाज करवा सकें, ठीक है। ऐसी स्थिति बार बार आती है, गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं और ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना इन्हें खाना चाहिए। बात सही है कि जो गरीब होते हैं जिनको उतना भोजन करना चाहिए, जो ज़रूरी है उनका भोजन, उतना वो नहीं कर पाते हैं। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पानी, पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता है ना, और इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। बीमारी बीमारी होने पर खर्चे से उनकी हालत और ख़राब हो जाती है। सोचिए कि एक तो गरीब और ऊपर से बीमारी, कितना अजीब होता है, ठीक है। इसलिए अपना स्वास्थ्य हम कहते हैं कि आप ज़रूर बनाए रखें, है ना, और अपना ध्यान रखें, ठीक है। जैसे एक महिला यहाँ पे गर्भवती है जो योग डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चल रही हैं, है ना। तो इसलिए आप मन लगा करके पढ़िए और अपना जो है स्थिति को सही कीजिए। पढ़ाई ही एक ऐसा माध्यम है जिसके मदद से आप बड़ा हो सकते हैं, आप बड़े बन सकते हैं। आगे कहते हैं तो कहता है कि क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, ये बात कहता है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। कहता है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के भी ऊपर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है। अगले पृष्ठ में दिए गए उदाहरण से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं जो यहाँ पे बताता है। यहाँ पे एक बात आता है केरल का अनुभव। केरल का अनुभव क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे कि केरल के बारे में क्या बताया गया है। देखिए, कहता है कि 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया, है ना। केरल में कहते हैं कि 40% जो है अपने बजट का दे दिया गया पंचायतों को, और इसमें पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के पानी पीने और आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। मतलब क्या है कि यहाँ पे 40% जो है सरकार पंचायतों के दे दिया ताकि जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो लोगों को दिया जा सके, ठीक है। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई और स्कूलों और आंगनबाड़ी के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की समस्याओं पर ध्यान दिया गया।
स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों की स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टर का न होना आदि। ये सभी अभी भी बना हुआ रहा है ना। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। कहता है अधिक जानकारी के लिए आप ये इसको लॉगिन करके जान सकते हैं। एक यहाँ पे और भी यहाँ पे पॉइंट है, कहता है कोस्टारिका का तरीका। कोस्टारिका का तरीका क्या है? तो यहाँ पे कहता है कि कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वास्थ्य देश माना जाता है। इसको आपको याद रखना है कि कोस्टारिका एक ऐसा देश है, ऐसा जगह है जहाँ जो है सबसे स्वस्थ देश के सबसे स्वस्थ देश के रूप में जाना जाता है कोस्टारिका को। कहता है इसका मुख्य कारण उसके संविधान में निहित है ना। उसके संविधान में ये बात बता दिया गया है, इसलिए वह सबसे स्वस्थ है। कहता है कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे, है ना। मतलब कोस्टारिका में कोई भी सेना नहीं है अपने बॉर्डर को सुरक्षा के लिए। कहते हैं कि उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत ज़रूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। मतलब यहाँ पे जो है कोस्टारिका में कोई सेना नहीं है। ये सरकार ने अपने जितने भी पैसे जो हैं वो सभी जो है स्वास्थ्य पर खर्च करती है। कोस्टारिका की सरकार जो है मानती है, कहती है कि देश के विकास के लिए देश के स्वस्थ होना ज़रूरी है, और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कहते हैं कि कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं एवं सुविधाएं देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास आदि। ये सभी जो है कोस्टारिका अपने जो है पब्लिक को देती है, लोगों को देती है। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। मतलब स्वास्थ्य के बारे में कोस्टारिका जो है बहुत ही आगे है, और ये मानता है कि हमें सबसे पहले स्वच्छता को देखना ज़रूरी है, अपने स्वास्थ्य को देखना ज़रूरी है। ठीक है। तो ये बात यह पूरी तरह बताता है स्वच्छता के बारे में, और हमें ये बताता है कि स्वास्थ्य जो है बहुत ज़रूरी है ना। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है। हम अगले वीडियो में इस सभी अध्याय के जितने भी प्रश्न हैं, अभ्यास प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों का हम उत्तर बहुत ही सरल भाषा में करेंगे। तो वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।